दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का डेट्रॉयट के नाम से विख्यात शहर है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है चेन्नई। दोस्तों चेन्नई क्षेत्र सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है। इसमें 40% राजस्व हिस्सेदारी शामिल है। यहाँ से निर्यात का 60% प्रमुख कंपनियों फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निशान, बीएमडब्ल्यू संचालित करती है। चेन्नई को ही भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने की वजह से भारत के स्टील शहर या पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ऊषा मार्टिन इंडस्ट्री, स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा पिगमेंट अन्य कंपनियां मौजूद हैं। इस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मुंबई। दोस्तों 1854 में मुंबई में ही कवसजी डावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना फिर से शुरू हुआ, जो देश का पहला सफल कारखाना था। इस वजह से भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन और बड़ा उद्योग है। इस काम में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ये भारत के गुजरात राज्य में है। गिर अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, वन्यजीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां शेर पाए जाते हैं। इसकी जैव विविधता के वजह से इसे एशिया में सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे सन 1986 में स्थापित किया गया था। याद कर लेंगे। पश्चिमी घाट में स्थित इसमें भारत के 10 जैव भौगोलिक प्रांतों में से 2 शामिल हैं। ठीक है, 1986 में स्थापित हुआ था नीलगिरी। ये भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ये एक समय ये मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। बांदीपुर अपने वन्य जीव के लिए मशहूर है। यहाँ कई तरह के बायोम हैं, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ रेल मंडल है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई बीटी। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे रेल का एक रेल क्षेत्र है। इसे लघु रूप में उपरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 2002 में हुई थी।
इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये मुंबई गलत है। उपरे का मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, ये भी याद कर लेंगे। उत्तर रेलवे नई दिल्ली बिल्कुल सही है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये भी सही है। मध्य रेलवे मुंबई, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग 3,745 किलोमीटर लंबा है। ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु पर ख़त्म हो जाता है। सबसे कम NH लंबाई वाला राज्य 262 किलोमीटर के साथ गोवा में है। सबसे लंबा राजमार्ग है ये आपका NH-44। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें उद्योग है और संबंधित नगर है। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मोटर कार पटना, ये सही सुमेलित नहीं है। लोकोमोटिव वाराणसी बिल्कुल सही सुमेलित है। रेल डिब्बा कपूरथला, ये भी सही सुमेलित है। विद्युत इंजन रेल ये चित्तरंजन में है, ये भी सही है। मोटर कार पटना ये सही सुमेलित नहीं है। लगभग 35% राजस्व हिस्सेदारी के साथ चेन्नई सबसे बड़ा है, जो ऑटोमोटिव निर्यात का 60% हिस्सा है। तो मोटर कार यहाँ चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई शहर। ये इसमें मतलब भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता, ये याद कर लेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता देश है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सूती वस्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, जो औद्योगिक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है। ये 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें रोजगार प्रदान करता है। कुल निर्यात में लगभग 33% इसका योगदान है। ठीक है, 33% कुल निर्यात में योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थान यानी कहाँ पाए जाते हैं। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, पेट्रोलियम झारखंड। ठीक है, पेट्रोलियम झारखंड सही सुमेलित नहीं है। यूरेनियम झारखंड सही सुमेलित है। मोनोजाइट केरल, ये भी सही है। लिग्नाइट तमिलनाडु। ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान रहा है। ठीक है, तो पेट्रोलियम में राजस्थान सबसे बड़ा रहा है। गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरा स्थान इसमें असम का है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी, राजमहल के क्षेत्रों में होता है। दोस्तों, दामोदर घाटी में झरिया, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा, पूर्वी और पश्चिमी बोकारो, रामगढ़ कोयला खनन क्षेत्र हैं। दामोदर घाटी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक झरिया कोयला क्षेत्र है। तो झारखंड कोयले के लिए, इसमें कोयला सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है कोयले का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पर मिलता है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मकराना में। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम कोटि का यानी सबसे अच्छा संगमरमर मकराना से मिलता है। ये संगमरमर अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसे मकराना की खदानों से निकाला जाता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है मकराना संगमरमर, आगरा में ताजमहल और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। इस पत्थर को दूधिया सफ़ेद संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधित उत्पादन है। पीसीकल्चर मत्स्य, सेरीकल्चर रेशम,
और एरोपोनिक केचुआ पालन, ओलोरीकल्चर, सब्जी उत्पादन। ठीक है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एरोपोनिक केचुआ, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। एरोपोनिक जो है वो फार्मिंग खेती के लिए एक ऐसी तकनीक है जहाँ मिट्टी के बिना हवा में पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। इसमें जो है मिट्टी के बिना हवा में पौधे उगाए जाते हैं। ये केचुआ इसमें पालन गलत है। इस विधि के तहत लटकती हुई जड़ों के माध्यम से पौधों को पोषण दिया जाता है। एरोपोनिक तकनीक में पोषण तत्वों को धुंध के रूप में जड़ों पर स्प्रे करा जाता है। ठीक है, तो ये हवा में पौधे उगाना है एरोपोनिक। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम, ओलोरीकल्चर सब्जी उगाना, इसमें ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रांति और उत्पादन। ठीक है, हरित क्रांति, खाद्यान्न, श्वेत, दूध, नीली, मत्स्य, गुलाबी, तिलहन, इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, गुलाबी क्रांति, तिलहन। ठीक है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। भारत में अपने खाद्य उद्योग में कई क्रांतियां देखी हैं, जैसे श्वेत और हरित क्रांति जो क्रमशः दूध और कृषि से संबंधित है। ठीक है, ये खाद्यान्न हरित और श्वेत दूध से संबंधित हैं। गुलाबी क्रांति के तहत पोल्ट्री फार्म यानी मांस क्षेत्र प्याज उत्पादन पर केंद्रित है। ठीक है, ये गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन प्याज वगैरह से संबंधित। तिलहन जो है वो पीली क्रांति से संबंधित है, ये याद कर लेंगे। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जो मुर्गी पालन और मवेशियों की आबादी से समृद्ध है। इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कर्नाटक। ठीक है, क्योंकि रेशम उत्पादन के मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम शीर्ष स्थान पर हैं। भारत में और भी किस्मों की तुलना में शहतूत रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनें। ठीक है, इसमें कौन सी खरीफ फसलें हैं उसको चुनना है। इसमें नीचे कूट दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये खरीफ फसलें हैं, धान, गन्ना, अरहर और ज्वार। ठीक है, खरीफ सीजन की प्रमुख नकदी फसलों में धान, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तूर, कुत्थी, जूट, सन, कपास, ये सब नाम शामिल होते हैं जो पतझड़ तक पककर तैयार हो जाते हैं। तो धान, गन्ना, अरहर, ज्वार ये खरीफ की फसलों में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आलू जो है वो खरीफ की फसल में नहीं आता है। वैसे गन्ना जो है वो नकदी फसल में भी आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। ठीक है, ये रबी की फसल है, इसमें गेहूं है, मटर, मक्का, अरहर, राई, ये 5 फसलें दी हुई हैं। इसमें कौन सा सही है? इसमें रबी की फसलें हैं ऑप्शन बी 1 2 और 5। ठीक है, पहला गेहूं रबी की फसल, मटर और उसके बाद में आपका राई। ठीक है, ये 3 जो हैं ये तीनों रबी की फसल हैं। मक्का और अरहर ये रबी की फसल नहीं है। ठीक है, रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान होता है और पकने के समय खुश्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है दोस्तों, डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है। ये नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ समुद्र में एंट्री करती हैं यानी प्रवेश करती हैं। उस बिंदु को नदी का मुंह कहा जाता है। ठीक है,
गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा जंगल का एक विशाल पथ है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक राज्यों को छूती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिसके पड़ोसी राज्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को छूती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश है। पूरब में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक राज्यों को छूती सीमा किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, कितना है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 43%। ठीक है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी का लगभग 43% है। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी 19,12,12,341 थी। ठीक है, जिसमें महिलाओं की संख्या थी 9,53,07,779। ठीक है, 7,979 है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा समुदाय सर्वाधिक साक्षर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक साक्षर समुदाय कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जैन। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षर जैन समुदाय है। ठीक है, जैन समुदाय 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 थी। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 65.5 थी। ठीक है, और शहरी साक्षरता दर 75.1 थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गाज़ियाबाद। सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला गाज़ियाबाद है। जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले ज़िले हैं गाज़ियाबाद है, फिर वाराणसी दूसरे नंबर पर है, उसके बाद में आपका वाराणसी, लखनऊ तीसरे नंबर पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला जनगणना 2011 कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है वो कौन सा ज़िला है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, 2011 के अनुसार जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर, बांदा, मथुरा और औरैया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला जनगणना 2011 दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला है, इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर नगर। ठीक है, राज्य में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला ज़िला कानपुर नगर है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर रही। इसमें ऑप्शन ए 20.88%, बी 19.45%, सी 20.09%, डी 22.88%। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20.88% यानी 88%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.88% रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 अंतिम आंकड़े उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 की जनगणना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 13.36%। ठीक है, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 13.36% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में 56.27% था। ठीक है, 2001 में 56.27% साक्षरता दर थी और उत्तर प्रदेश में 5.88 करोड़ लोग निरक्षर थे। वहीं 2011 में ये साक्षरता दर बढ़कर 69.72% के साथ निरक्षरों की संख्या घटकर 5.14 करोड़ रह गई है। ठीक है, तो ये अभी 2011 की जनगणना है, 69.72% साक्षरता दर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर है। ऑप्शन ए 65.5, बी 75.5, सी 85.5, डी 95.5। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 65.5। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता है 65.5%। ठीक है, ये ग्रामीण साक्षरता दर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? इसमें ऑप्शन ए 77.73, बी 70.34, सी 85.5, डी 90.30। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 77.73। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या जो राज्य की कुल जनसंख्या का 77.73 है। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या है, पूरे राज्य की ग्रामीण जनसंख्या है 77.73। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? इसमें ऑप्शन ए है 1992, 1994, 1995, 1996। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1994। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया। ये कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 2H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत को यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की अप्रभावित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसमें ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, बी आर्य प्रदेश, सी अवध प्रांत, डी उत्तरी प्रांत। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में या पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद ये ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1937। संयुक्त प्रांत में प्रयागराज का बहुत महत्व था। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज 2 नवंबर 1921 तक इस प्रांत की राजधानी भी थी। ठीक है, इसके बाद संयुक्त प्रांत की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए क्रेन, बी गौरैया, सी मैना, डी मोर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, क्रेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रेन है, इसका दूसरा नाम सारस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज़्यादा सारस क्रेन की आबादी है। भारत में सारस के लिए मुख्य खतरा आर्द्रभूमि का सूखना और कृषि के लिए भूमि के रूपांतरण की वजह से आवास स्थानों की कमी है। WWF इंडिया ने उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन संरक्षण समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सारस क्रेन संरक्षण पहल को बढ़ाने के लिए विकासशील परियोजनाओं में राज्य की सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में कपास की देशी किस्म की बुआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समय उपयुक्त है? ऑप्शन ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा, बी अप्रैल के मध्य में, सी मई का पहला पखवाड़ा, डी मई के मध्य में। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में देसी कपास की बुआई के लिए अप्रैल का पहला पखवाड़ा उपयुक्त है। कपास मुख्य रूप से नगदी फसल है, ये भी याद कर लेंगे, नगदी फसल है, और कपास गर्म जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है क्योंकि इसमें अधिक नमी रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है? इसमें ऑप्शन ए में 20.21, बी 20.23, सी 20.30, डी 20.32। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 20.23। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है 20.23%। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 ज़िले हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आज़मगढ़ और लखनऊ। ठीक है, उसके बाद 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है, 2011 के अनुसार घटते क्रम में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाले 5 ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, और एक और पॉइंट है इसमें, 2011 के अनुसार सबसे कम विकास दर वाले 5 ज़िले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.23 रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? इसमें ऑप्शन ए वाराणसी, बी गाज़ीपुर, सी बलिया, डी कानपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाज़ीपुर। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में है। भारत में पहली अफीम फैक्ट्री 1820 में गाज़ीपुर में शुरू हुई थी। पुर्तगाली भारत में अफीम लाए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे की कोच निर्माण इकाई मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन ए रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज, लखनऊ। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में उत्तर प्रदेश के भारतीय रेलवे की कोच निर्माण इकाई मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली की स्थापना 2012 में हुई थी, ये भी याद कर लेंगे। बाद में इसका नाम बदलकर मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली कर दिया गया। हॉफमैन बुश या LHB कोच का निर्माण मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में किया जाता है। इसके अलावा भारत में रेल कोच फैक्ट्रियां तमिलनाडु के पेरम्बूर, पंजाब के कपूरथला और महाराष्ट्र के लातूर में भी हैं। अगला प्रश्न है, काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें ऑप्शन ए गोमती, बी सरयू, सी यमुना, डी गंगा।
इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गंगा। ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। यमुना नदी के तट पर शहर बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरयू नदी ये अयोध्या में है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज़ खान का जन्म स्थान है? इसमें ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी बाराबंकी, डी मेरठ। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आगरा। ठीक है, आगरा शहर उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज़ खान का घर है। ठीक है, गालिब और सैयद असद के नाम से मशहूर मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान का जन्म 27 दिसंबर 1797 में हुआ था। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला की उपाधि दी थी। उस्ताद फयाज़ खान ख्याल संगीत और सारंगी एकल कन्नड़ दसर पद और बचनों के लिए जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था? इसमें ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के प्रसार के लिए श्रृंगेरी, द्वारिकापुरी और जोशी मठ के मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ हैं दोस्तों। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को प्रतिपादित किया, जो कट्टरपंथी गैर द्वैतवाद के दार्शनिक स्थिति का समर्थन करता है, जो प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त एक संशोधनवादी विश्व दृष्टि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है मथुरा, ठीक है, बी अलीगढ़, सी आगरा, डी देहरादून। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। ठीक है, आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। कैलाश मेला भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, ये मेला हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, बटेश्वर मेला आगरा, मकनपुर मेला फरुखाबाद, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, देवा मेला बाराबंकी, नौचंदी मेला मेरठ। ये सब मेले हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध ज़िले में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे का क्षेत्रफल कितना है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 5000 हेक्टेयर। ठीक है, जेवर हवाई अड्डे का जो क्षेत्रफल है वो 5000 हेक्टेयर है। दोस्तों, जेवर में हवाई अड्डे का प्रस्ताव पहली बार 2001 में गृह मंत्री और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने रखा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाज़ियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद ये दिल्ली एनसीआर का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अधिकारियों के मुताबिक हवाई अड्डे के पहले चरण की लागत 4.588 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, इसे 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा होने पर जेवर हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये भी याद कर लेंगे, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। स्थान की दृष्टि से हवाई अड्डे के कुछ स्पष्ट फायदे हैं, क्योंकि ये आगरा से सिर्फ 130 किलोमीटर, दिल्ली से 72 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से 28 किलोमीटर, नोएडा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है?
वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रिहंद सुपर थर्मल पावर। ठीक है, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है, ये भी याद कर लेंगे, सोनभद्र ज़िला। कभी क्वेश्चन में पूछता है रिहंद थर्मल पावर किस ज़िले में है, तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। रिहंद नगर में है, ये भी रिहंद नगर, सोनभद्र ज़िले में रिहंद नगर है, उसमें ये थर्मल पावर है, सुपर थर्मल पावर। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापित क्षमता 3000 मेगावाट है। संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं, जिनमें से हर इकाई 500 मेगावाट का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है केन, बी घाघरा, सी गंगा, डी यमुना। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केन। ठीक है, केन नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर केन बेतवा लिंक परियोजना केबीएलपी को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध केन नदी पर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरेगा? ऑप्शन ए फैज़ाबाद, बी बस्ती, सी आजमगढ़, डी सीतापुर। किस शहर से पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं गुजरेगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बस्ती। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बस्ती शहर से होकर नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में 340 किलोमीटर जो है लंबा है, 6 लेन है उसकी। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ज़िले जो हैं वो लखनऊ ज़िले से गोसाईगंज के पास चांद सराय गाँव के गाज़ीपुर ज़िले के हैदरिया गाँव NH 31 से जोड़ता है। ये उत्तर प्रदेश के 9 ज़िलों से पूरब पश्चिम से पूरब लखनऊ पहला है, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर से होकर गुजरता है। ठीक है, तो बस्ती से नहीं गुजरेगा, फैज़ाबाद भी ठीक है, आजमगढ़, ये सीतापुर भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सीतापुर से भी नहीं गुजरेगा, ये इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, बी 8 नवंबर 2000, सी 15 मई 1975, डी 9 नवंबर 2000। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। इससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग 25 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के साथ पूरी हुई थी। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों के बारे में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? दोस्तों इसमें ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बंजर हो जाएगी। ठीक है, कोई किसान अगर उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उससे अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेत बंजर हो जाएंगे। जब कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान फसल उगा रहा होता है, तो मिट्टी में मौजूद आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम करता है। ये रसायन और कीटनाशक भी मिट्टी के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। यदि किसान लगातार अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो ये खेतों को बंजर बना देता है। ठीक है, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन सी ही सही आंसर है इसका।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गिलहरी। ठीक है दोस्तों, गिलहरी के सामने के जो दांत होते हैं वो जीवन भर यानी ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को ज़्यादा लंबा न होने उन्हें रोकने के लिए उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है ताकि वो दांत लंबे ना हों। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रेगिस्तानी ओक एक माध्यम आकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ और नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी सूखे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, ये पेड़ ऐसा पेड़ होता है, इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ आपका ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर रेगिस्तान होता है। ठीक है, और इसकी जड़ें पानी तक पहुँचती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति सम्मिलित है। इसमें ऑप्शन ए शीशम, बी सागौन, सी चंदन, डी शरीफा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पादप जाति संकटाग्रस्त है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चंदन। ठीक है दोस्तों, भारतीय चंदन संकटाग्रस्त पादप जाति में शामिल है। इसका आर्थिक महत्व भी है। ये पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है और भारत के कई भागों में कहीं कहीं पाया जाता है। भारत के 600 से 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मालदीव इसके मूल स्थान हैं। ठीक है, तो चंदन एक संकटाग्रस्त पादप जाति में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय में, बी पश्चिमी घाट में, सी अरावली में, डी पूर्वी घाट में। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पश्चिमी घाट में। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है। पश्चिमी घाट 5000 से ज़्यादा फूलों वाले पौधे, 139 स्तनधारी, 508 पक्षी और 179 उभयचर प्रजातियों के साथ वर्ल्ड में या विश्व में जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्र हैं। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित साइलेंट वैली दुनिया के 10 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है और माना जाता है कि ये भारत में प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एकमात्र जीवित अंश है। ये केरल के पलक्कड़ से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है, क्या माना जाता है? भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जल संधि। ठीक है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो भू भागों को जोड़ती है संयोग भूमि के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक संयोग भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है जो दो बड़े भागों को जोड़ती है और पानी के दो निकायों को अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।